जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विगत वर्षों के सीटेट एवं स्टेट के प्रश्न को। तो आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान दक्षता में, अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता या दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो गुण होना चाहिए, ठीक है, जो विशेषता मानना चाहिए वो है धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आगे है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है। तो देखिए शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर। तो एक मिनट, अगला है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक शिक्षक है, ठीक है, उसको अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ये पेपर 2 सीटेट 2011 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास की दर में। ठीक है, जो विकास का दर होता है, जो उसका विकास का रेट होता है, ठीक है, विकास का जो क्रम होता है उसमें अलग होते हैं। ठीक है, अगला है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। देख सकते हैं ये भी पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। आगे है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। चलिए अगला है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अन्वेषण है, ये कथन सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये सत्य है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी, ये भी सत्य है। शिक्षण अन्वेषण है, ये गलत है। ठीक है, आगे है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आगे देखिए निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। देख सकते हैं यूपी टेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो देखिए शिक्षण कुशलता से संबंधित है आपका सामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यानी इनमें से सभी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था आपका ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप देख रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा व अभिनव शिक्षण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? देख सकते हैं यूपी टेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया है। तो देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब होता है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज बताएंगे। चलिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन है? तो देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित। ठीक है, ये भी यूपी टेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। आगे है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए, एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। भी यूपी टेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। चलिए, अगला सवाल है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, अगला है, बुनियादी स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? तो देखिए, क्योंकि ये हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए, एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के कई क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे रुचियों के, सीखने के, चरित्र के और उपरोक्त सभी के। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? तो देखिए, इसका मुख्य कारण है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा गया था। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह डैश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो देखिए, वह प्रभावित है आपका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, आगे है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, आगे, शिक्षण से अधिगम दर पर बल देने वाला परिवर्तन कौन हो सकता है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन हो सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, चलिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो बच्चे सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, आगे, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अंतर। अगला है कि जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निम्नलिखित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। आगे, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का समावेशन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।